शख्सियत से, जो एक अधिकारी हैं। अधिकारियों के लिए अमूमन कहा जाता है कि वो जब अपना काम करते हैं तो उनका जनता से सीधा सरोकार बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो अपनी ड्यूटी निभाते हैं, उसके लिए चाहे जितना भी सख्ती उन्हें बरतनी हो वो बरतते हैं। अमूमन हमने नेताओं के लिए लोकप्रिय शब्द सुना होगा जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लेकिन हम एक ऐसे अधिकारी से आपकी मुलाकात कराएंगे जो बेहद लोकप्रिय हैं। जनता के बीच उनकी खास एक पहचान है, जनता के बीच उनकी एक खास पकड़ है। लोग उन्हें ऐसे अधिकारी के तौर पर मानते हैं जो मानवीय मूल्यों की हिफाजत करना भी जानते हैं और उसके प्रति बहुत जिम्मेदार भी होते हैं। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं आज साल 2003 के बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विकास वैभव जी के बारे में आपको परिचय दे दें तो बहुत सारे जिलों में अलग अलग जगह पर वो एसपी की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। मैं आपको बहुत संक्षेप में उनके बारे में बताता हूं। पटना में सिटी एसपी रहे हैं, इसके अलावा रोहतास के एसपी, दरभंगा के एसएसपी रहे, पूर्णिया के एसपी रहे, पटना के एसएसपी रहे, डीआईजी भागलपुर रहे जिसमें एडिशनल चार्ज उनको मुंगेर का भी मिला था, वो भी जिम्मेदारी उन्होंने संभाली। एनआईए जैसी महत्वपूर्ण विभाग में भी बड़ी जिम्मेदारी निभा चुके हैं। इसके अलावा एटीएस में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा चुके हैं और तमाम जगहों पर तमाम बड़े आतंकी वारदातों का खुलासा करके तमाम बड़ी घटनाओं की जांच उन्होंने की है बहुत जिम्मेदारी के साथ। एक बहुत ईमानदार, बेहद काबिल ऑफिसर के तौर पर उनकी पहचान है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आईपीएस अधिकारी, पुलिस अधिकारी की पहचान एक कड़क ऑफिसर के तौर पे हम देते हैं, लेकिन हम जिनसे बात कर रहे हैं वो मानवीय मूल्यों के आधार पर अपनी ड्यूटी को निभाने के लिए जाने जाते हैं। सर, मेरा जो पहला सवाल यही है कि अमूमन आईपीएस ऑफिसर्स का जब हम परिचय कराते हैं तो यही कहते हैं कि बेहद कड़क और बहुत सख्त किस्म के अधिकारी हैं, लेकिन आपने ये मानवीय मूल्य शब्द जो है ये कहां से अचानक से आपके जहन में आया कि नहीं, मुझे इस तरह की पहचान बननी चाहिए मेरी? देखिए, कड़क और सख्त जिसको कहते हैं ना, उसका मतलब यह है कि आप गलत नहीं करेंगे। यदि आप गलत नहीं करें तो स्वतः कड़क हो गए, सख्त हो गए जी। जो फ्लेक्सिबल है, जो किसी भी क्षण बदल सकता है, तो फिर क्या कर पाएगा? यदि आप तय करते हैं कि जो सही है वही करना है, जो गलत है नहीं करना है, तो निश्चित आप कड़क हो जाएंगे, अच्छे होंगे। और ये भावना कहाँ से आती है? ये बेसिक मानवीय मूल्य है जो बताती है, जो हमेशा मार्गदर्शन करती है कि आप अंदर से, अंतर्मन की जो आवाज़ है, बताती है क्या करना चाहिए। और मैंने देखा है, बचपन से बहुत ही आशावादी रहा हूँ, चुनौतियों को मैंने सदैव पसंद किया है। जब बात मन से निकलती है, अंतर्मन से, शुद्ध मन से जो बात निकलती है कि ये होना चाहिए, आप लोगों से बात करते हैं, जुड़ते हैं, जो मन की बात मन को छूती है और इस प्रकार का एक संबंध बनता है कि जो असंभव है संभव हो जाए। पुलिसिंग में भी मैंने देखा, सामाजिक जीवन में भी देखता हूँ, जो लोगों से बात करता हूँ, कोई समस्या होती है उस पर जब हम लोग शुद्ध मन से कहते हैं विचार करो कैसे समाधान होगा, लोग मिलकर विचार करते हैं, इस भावना के साथ करते हैं कुछ चेंज होना चाहिए, पॉजिटिव चेंज होना चाहिए, चेंज आता है। देखिए, आपने बड़े बड़े दुर्दांत अपराधियों को पकड़ा, आपने आतंकी वारदातों का खुलासा किया, उसकी जांच की, तो इसके बाद तो अपने आप मिजाज जो है वो और ज्यादा कड़ा हो जाता है। उसके बाद आप सख्ती से निपटने में ही विश्वास करने लगते हैं। देखिए, सीधी बात है कि जब सख्ती की आप बात करेंगे तो ऐसा कोई हाई एंड माइटी नहीं हो जिससे कभी उलझन नहीं हुआ हो या जैसे साक्षात्कार नहीं हुआ। तो पर्पस बहुत सिंपल है। पुलिस में यदि आप कहते हैं दबंग, तो दबंग से अगर कोई मिलने नहीं आ पाए, पुलिस अपना काम कर पाएगी क्या? पुलिस का काम तो जनता के बीच है। जब तक लोग मिलेंगे नहीं, अब लोगों की समस्याओं को सुनेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो अब क्या समाधान कर पाएंगे? मैं जहां भी रहा, मैंने प्रयास किया कि पहली बात द्वार खुले हों, जो जब आए आ सके, उनकी समस्याएं सुन सकें, उसमें जो भी योगदान पॉजिटिव रूप में मैं कर सकता हूं निश्चित करूंगा। और इससे होता यह है कि जब पुलिस बहुत नजदीक आती है, समस्याएं आने लगती हैं, तो जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनके भी समाधान निकलते हैं। बगहा में पोस्टिंग हुई थी, बगहा में उस समय जब मेरी पोस्टिंग हुई थी, 4 किसानों की हत्या डकैतों द्वारा कर दी गई थी। पुरानी परंपरा चल रही थी, डकैत थे, किडनैपिंग किया करते थे, कभी 100-50 ऐसे फिगर्स थे, गन्ने के खेतों में रखते थे। वैसे गन्ने के खेतों में जो सरकारी जमीन पर थे या लोगों के जमीन थी जिसको उन लोगों ने कब्जा किया हुआ था। मिनी चंबल था। लोग कहते थे कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है। परिवर्तन कैसे आया? लोगों से हम लोग मिलने लगे, सुनने लगे। डकैतों की ऐसी व्यवस्था थी कि इकोनॉमी उनकी बड़ी स्ट्रांग थी और इकोनॉमी में डकैत बेसिकली उनके, हम लोगों ने पहले तो आर्थिक रीढ़ पर हमला किया, गन्ना कटवाया, करीब 25 लाख रुपए सरकार के खजाने में जमा हुए। परिवर्तन तब आया जब लोगों से जुड़कर हम लोगों ने उनके परिवारों तक अप्रोच किया, उनको बताना शुरू किया कि जिस तुम कहते हो कि महर्षि वाल्मीकि के समय से अपराध चल रहा है, लेकिन उसको अगर तुम चिंतन करो कि वाल्मीकि को लोग क्यों याद करते हैं, स्मरण इसलिए करते हैं कभी रत्नाकर थे, लेकिन रत्नाकर यदि वाल्मीकि नहीं बने होते तो क्या लोग उन्हें याद करते? 2006 के बाद 8 में जब हम लोग कल्पना कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, तो संख्या 0 तक आ गई थी ऐसे किडनैपिंग्स की जिसमें रैंसम कॉल भी नहीं जाता था। मुहर मार के पर्ची आती थी, लिखा रहता था जय मां दुर्गे बिहार सरकार और गैंग का नाम, और उसमें ऐसी ऐसी चीजें होती थी, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट तक की फैसिलिटी थी। अंग्रेजों ने लिख दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ क्राइम,
लेकिन चीज़ें बदली। वैसे रोहतास में बदली। रोहतास की स्थिति बड़ी दुर्गम थी। रोहतासगढ़ किले पर स्वतंत्रता के बाद तिरंगा भी नहीं लहराया, तो पहले डकैतों का कब्जा था और बाद में उग्रवादियों का कब्जा हुआ, कोई सुध लेने वाला नहीं था। और उस दुर्ग से हिंसा का पूरा प्रसार होता था, कितने थानों पर आक्रमण हुआ, डीएसपी तक 2006 में शहीद हुए। एक कुचक्र चल रहा था जिसमें लोग भुगत रहे थे और देखने वाला, सुध लेने वाला कोई नहीं था। जी, तमाम अधिकारी वहां रहे होंगे लेकिन उनको कामयाबी वो नहीं मिली। तो आपने जब बहुत सारे आतंकियों के साथ सख्ती से निपटा, आतंकी वारदातों से जब निपटते रहे, तो आपके मन में भी तो यही आया होगा ना कि ऐसी घटनाओं पर बहुत कड़ा और तीव्र एक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फिर आपके दिमाग में यह क्यों नहीं आया कि 2009 से पहले जब वहां पर कब्जा था माओवादियों का या किसी का भी उग्रवादियों का, तो आपने सख्ती से निपटने के बारे में क्यों नहीं सोचा? बिल्कुल सख्ती से निपटने के लिए ही सोचा था। और पहली बार ऑपरेशन विध्वंस हम लोगों ने चलाया, जैसे पुलिस जिन क्षेत्रों में कभी नहीं गई थी वहां पर 3-3 रातों तक मैं स्वयं जाता था, 1000 फोर्स उस पहाड़ी पर। तब जब आप पर गोलियां चली बहुत नजदीक से, 6 फीट की दूरी से चली और बचे, तभी आज बात कर पा रहे हैं। लेकिन उस समय संकल्प सुदृढ़ था कि केवल ऐसा चलता रहा, मेडल्स मिलेंगे, चीजें होंगी, परिवर्तन नहीं होगा। क्योंकि ऐसा चलता रहा था, कई समय से पुलिस जाती रही थी। बघा में भी ऐसे ही चल रहा था, ऑपरेशन व्हाइट पैंथर चला, ब्लैक पैंथर चला, बड़े नाम थे, बड़ी संख्या में पुलिस आती, जंगलों को छानती, निकल के आती, कुछ मिलता नहीं। और जो श्रृंखला थी चल रही थी, वही स्थिति रोहतास में थी। लेकिन लोगों से जब बघा में जुड़े तो चीज़ें बदल गई। यहाँ भी मैंने वही प्रयास किया। इतिहास से जब जुड़े, लोगों से मिलकर हम लोगों ने सोन महोत्सव मनाना शुरू किया, जिसमें आदिवासियों को, लोगों को बुलाते, जो सक्षम थे समाज में उनको बुलाते, मेडिकल कैंप्स लगते, लोगों के बीच में कंबल बांटते थे जड़ों में, अनेक प्रकार की गतिविधि करते। और जो आदिवासी जिनका स्मरण करते थे, वैसे देवी देवताओं के, उनके राजाओं का, उनके हम जयंती मनाने लगे। तो लोगों से जो कनेक्ट जब शुरू हुआ तो उसका नतीजा ये हुआ कि जितने उग्रवादी थे उनको शरण मिलना बंद हो गया, लोगों ने विद्रोह कर दिया और बाध्य होकर उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ गया। तो जिस रोहतास दुर्ग पर कभी गोलियां से स्वागत होता था, इस बार में 4 दिसंबर को जब गया तो फूल मालाओं से स्वागत हुआ, पुष्प बरस रहे थे, आदिवासी लड़के नृत्य कर रहे थे। आईपीएस अधिकारी जब आप बने, आईपीएस ऑफिसर बने, तभी आपने सोच लिया था कि मुझे अलग ढर्रे पर काम करना है, या अपने आप चीजें होती चली? बचपन से मैं बिहार के इतिहास से बड़ा प्रेरित रहा हूँ, भारत की संस्कृति से बड़ा प्रेरित रहा हूँ। और मैं देखता हूँ बिहार के इतिहास को, तो मैं देखता हूँ भारत के इतिहास में बिहार ने बहुत लंबे समय तक भारत का नेतृत्व किया। उस भारत का जिसकी सीमाएं बहुत आज के भारत से भी बड़ी थी, विशाल थी। कैसे संभव हो सका? क्या दृष्टि थी हमारे पूर्वजों की? तो मैं देखता हूँ बड़ी अलग दृष्टि थी, दूरदर्शी थी, बड़ा ब्रॉड विजन था, जिसको हम कहते हैं बृहत सोच। इसी कारण जब उस समय ज्ञान की परंपरा को आप देखिए तो वेदों की रचना हुई पश्चिमोत्तर भारत में, लेकिन अंत कहाँ हुआ? अंत हुआ वेदांत का मिथिला में। जहाँ मिथिला में तो वो सोच जब बड़ी होती है तो विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, अनेक प्रकार के दर्शन आए, जीरो का आविष्कार हुआ, बहुत सारी चीजें आप देखिए। उस प्रकार से जब ज्ञान, शौर्य की बात कीजिए, वो क्षमता थी हमारे पूर्वजों में लोगों को जोड़ने की कुछ नई सोच के साथ। तभी तो वैशाली के संथागार में 7,707 व्यक्ति बैठकर गणराजा चुनते थे अपने गणाधिपति को। आज तो माइक है, टेक्नोलॉजी है, इतनी चीजें हैं, तब हम बात कर पाते हैं। पहली संसद थी, 7,707 व्यक्ति प्रतिवर्ष बैठते थे और चुनते थे। सोचिए बिना किसी टेक्नोलॉजी कैसे करते होंगे, क्या भावना रहती है जोड़ने की। वही जोड़ने की भावना तो थी जब मगध का विस्तार हुआ। तो मगध में भी सोच देखिए, उस समय थे कि जो राजा होंगे केवल क्षत्रिय वर्ग के होंगे, लेकिन मगध में किन वंशों का उदय हुआ? नंद वंश का उदय हुआ, गुप्त वंश का उदय हुआ। नंद वंश का जब उदय हुआ तो शक्ति ऐसी बढ़ती गई कि जब अलक्षेंद्र यवन सैनिक वहां से लेकर आए और यहाँ पर उन्होंने विश्व विजय की कल्पना लेकर चले थे, लेकिन मगध के सामर्थ्य के सामने सेना में एक प्रकार का दहशत हो गई, भयभीत हो गए, उन्हें लौटना पड़ा। जो मगध का सामर्थ्य ऐसा था, कहते थे कि जब मगध की सेनाएं चलती हैं तो उनके धूल में सूर्य भी छुप जाता है। और जब ये बातें यवन सैनिकों के बीच कंधावर में दौड़ने लगी तो बिल्कुल वैसी स्थिति हुई कि उनको लौटना पड़ा। अलक्षेंद्र भी 3 दिन तक शिविर में रहे। वो सामर्थ्य तब था, लेकिन वो सामर्थ्य आया कैसे? सोच से। दृष्टि अलग थी, जो सक्षम थे वो शासक बन सकते थे। वही दृष्टि हम वैशाली में भी देखते हैं। आज जब हम देखते हैं बिहार को कि हम श्रृंखला में सबसे पीछे हैं, तो सोचना होगा दृष्टि कहाँ चली गई? जिसने कभी वैशाली को स्थापित किया, जिसने कभी चंपा को स्थापित किया, जो 1000 वर्षों तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। फील्ड में रह के डायरेक्ट तब लोगों के बीच रहकर काम करना, और अभी आप चूंकि स्पेशल सेक्रेटरी होम हैं, विशेष गृह सचिव हैं, क्या कुछ लगता है कि नहीं जनता से सीधा सरोकार अभी बन पा रहा हो? बिल्कुल, जैसे अभी बहुत व्यस्त हूँ मैं, तो आज तो आपके साथ नोएडा में बैठा हूँ, छुट्टी पर हूँ। छुट्टी के समय का मैं बड़ा उपयोग करता हूँ। ऑफिस के समय तो बिल्कुल कार्यालय में बहुत व्यस्त रहता हूँ, लेकिन जो सैटरडे संडे जब भी छुट्टी मिलती है तो प्रयास करता हूँ पटना से कहीं दूर किसी जिले में चला जाऊँ, युवाओं से संवाद करूँ। जीवन में मैंने देखा, पुलिस में जब आया तो मेरे अंदर प्रेरणा जगी थी इतिहास की, जिसने बताया कुछ करना चाहिए। जब छोटा पढ़ रहा था तो बच्चों को देखता चीटिंग करते थे। IIT की मैंने तैयारी की, पेपर लीक हो गए। पेपर लीक में बड़ा लगा कि इसका केंद्र बिहार था, बड़ा झटका लगा। IIT पहुंचे तो IIT पहुंच के बिहार जा नहीं पाते थे। रहने वाला बेगूसराय का हूँ, पकड़ के शादियाँ होती थी, पिताजी घर से मना करते थे आओ मत।
उस समय मुझे लगता था कि कुछ परिस्थिति परिवर्तन यदि नहीं करता हूं तो मेरा जीवन सार्थक नहीं है। नौकरी लगी, विदेश में भी लगी, इन्फोसिस में लगी, लेकिन लगा ये तो मैं करूंगा, अपने लिए तो कमाऊंगा, देश और समाज को मैं क्या दे पाऊंगा। यदि कम उम्र से ही मैं देना चाहता हूं, तब मैंने सिविल सेवा को चुना कि परिश्रम करेंगे तो कोई पैरवी की आवश्यकता नहीं है, परिश्रम करेंगे, सफल होंगे, आप योगदान दे सकेंगे। उस भावना को हर युवा में कि चैलेंज, टेक थिंग्स एज ए चैलेंज। आप कहते हो कि बिहार में पिछड़ापन है, ये कोई समस्या है, तो समस्या में आप क्या समाधान कर सकते हो, इस पर यदि चिंतन करना शुरू कर दिए और बहुत लोगों ने साथ साथ मिलकर करना शुरू कर दिया, सहयोग किया, उस रूप में किया, चीजें बदल जाएंगी। आपने जहां से पढ़ाई की आईआईटी, और वहीं पर आपको जब सम्मानित किया गया आपकी कर्तव्य निष्ठा के लिए, ईमानदारी के लिए, तो कैसा ये एहसास था आपको? एक अद्भुत क्षण था, बहुत ही मार्मिक क्षण था। अब जब करते हो आपको लगता है कोई अप्रिशिएट नहीं करता, लेकिन जब आपका अपना इंस्टीट्यूशन आपको अप्रिशिएट करे कि आपने जो किया है वो उन मूल्यों के लिए जिसके लिए हम स्वर्गीय सत्येंद्र दुबे जी को याद करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी थी, जिसके लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है, उसको आपको आगे भी में ईमानदारी शब्द जुड़ना अपने आप में बड़ी उसको अपने आप में जिम्मेदारी है ना, आपको सम्मानित किया गया, तो उन चीज़ों को आपको मेंटेन भी करना है, ताकि आगे भी कोई ये अंगुली ना उठा सके कि भाई आप जिस चीज़ के लिए आपको सम्मानित किया गया उसके आप पात्र नहीं थे। तो फील्ड की यदि मैं बात करता हूँ जो पुलिस में बिहार में, तो रोहतास की पहाड़ियों पर 2009 में लोकसभा चुनाव कराना सबसे बड़ी चुनौती थी। 20 वर्षों से चुनाव नहीं हुए थे और बहुत लोगों ने आज़ादी के बाद कभी वोट डाले नहीं थे। 3 भवन थे, 6 बूथ थे, जिसमें पहली बार जब हम लोगों ने चुनाव करने का प्रयास किया तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, उसकी एक पूरी कंपनी पर उग्रवादियों ने हमला कर दिया था। बात है 15 अप्रैल 2009 की। 16 अप्रैल को चुनाव था, हम लोग करा नहीं पाए, लेकिन 9 मई 2009 को उन्हीं 3 भवनों पर 1600 जवान लगाकर हम लोगों ने चुनाव कराया। इसीलिए कराया ताकि लोग मुख्यधारा से जुड़ें, और परिवर्तन की जो श्रृंखला बनी वैसी बनी कि आज रोहतास परिवर्तित है। तो वो जो चुनाव कराना वहाँ पर, जहाँ पूरी एक कंपनी पर अटैक कर दिया गया हो, आसान नहीं था। बहुत योजना बनानी पड़ी। एक पूरे 2 दिन का ऑपरेशन था, जिसमें पुलिस वहाँ गई जहाँ पानी भी नहीं था, चापाकल भी हमको वहीं उसी समय गाड़ना था और वहीं पानी निकालना था, और किसी प्रकार से गर्मी के मौसम में हम लोगों ने किया, लेकिन मन में संकल्प सुदृढ़ था। एनआईए की बात करता हूं तो इंडियन मुजाहिदीन का जो केस था वो अपने आप में उसके जो जड़ थे पूरे भारत में फैले थे, विदेशों में फैले थे। लेकिन किस प्रकार से किसी आतंकी संगठन पे आप इन्वेस्टिगेट करें, सारी बातों को आप न्यायालय के समक्ष लाएं, आसान नहीं था। पूरे भारत में टीम बनी और टीम से हर जगह से संवाद आते मिलते थे, उसको उस प्रकार से डॉक्यूमेंट करके न्यायालय में प्रस्तुत करना अपने आप में बड़ी चुनौती थी, जिसको हम लोगों ने उस समय अच्छे से सभी सदस्यों ने मिलकर किया। अच्छा लगा जब परिणाम आए, अभी बोधगया ब्लास्ट क्या है, पटना ब्लास्ट क्या है, अभियुक्तों को सजा मिली, जो बताती है कि जो टीम उस समय काम कर रही थी इन केसेस में, जिसमें मैं भी उसका आईओ था, तो बड़ा ही एक उस प्रकार का सेटिस्फैक्शन मिलता है। अच्छा, हालांकि ये सवाल जो है थोड़ा सा अजीब है, लेकिन फिर भी मैं पूछूं, क्योंकि आईपीएस अधिकारी जब पुलिस अधिकारी होते हैं तो जाहिर तौर पर उनकी जान को हमेशा खतरा, चुनौतियां तो होती हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि आपने बड़े बड़े आतंकी वारदातों का खुलासा किया या उनकी जांच पड़ताल की, आप पर हमला भी हुआ, क्या कभी ऐसा लगा कि नहीं आपकी जान को खतरा बहुत ज्यादा हो सकता है जब आप इसी डेडिकेशन और ईमानदारी के साथ हैंडल कर रहे हैं चीजों को? नहीं, जब हम लोग अकेडमी में थे ना, तो उसमें एक बोर्ड लिखा हुआ था, द प्रोफेशन ऑफ अ पुलिस ऑफिसर हैज द डिग्निटी ऑफ डेंजर। मतलब ये तो रिस्क है, जो आपकी जॉब का पार्ट है, दैट इज अ डिग्निटी, वो आपके उसका सम्मान है। तो पुलिस में जब है तो इस प्रकार के चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन मेरे मन में सिंपल ये कि अब किसी से ना राग है ना द्वेष है, जो भी मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, तो भाई कोई मुझे क्यों टारगेट करेगा। तो सिंपल बात है कि अगर आप मन से जो वही करते हैं जो सही है, जो व्यक्ति गलत कर रहा हो तो जानता है ना क्या कर रहा है, और जीवन का ध्येय वही है कि अंत में संतुष्टि होनी चाहिए। लेकिन क्रिमिनल माइंडेड लोग जो होते हैं वो तो समाज को ही अपने साथ जोड़ने की कोशिश, और उसी समाज को आप बदलने चल पड़े। तो सतर्क तो रहना ही है, सतर्क रहना, और उसके लिए जो है सरकार आपको सिक्योरिटी भी देती है, सब कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। लेकिन उसमें मेरा मानना है कि उस प्रकार की जो जहां भी रहा बहुत चीजें हो सकती थी, लेकिन जब हम लोग वो कर रहे हैं जैसे मन की जो बात है सही करना वही करना है, तो नॉर्मली इसमें वैसी जो बात आप कह रहे हैं वैसा मुझे कभी उस तरह का भय नहीं हुआ, वैसा लगा नहीं कि कोई जो भी करते हैं डिग्निटी है, वो तो जॉब की, जैसे मैंने आपको कहा। जी, बगहा में आपकी लोकप्रियता ये थी कि आपके नाम से एक चौराहा बना दिया गया। ये अमूमन अधिकारियों के साथ नहीं होता है, तो ये चीजें आपके लिए वाकई प्राउड का विषय तो था ही कि भाई आपके लिए लोगों का प्यार इतना ज्यादा, वो भी एक पुलिस अधिकारी के लिए। एक बार के प्रशासनिक अधिकारियों के लिए माना जा सकता है, लेकिन पुलिस अधिकारी के लिए इतना प्यार, क्योंकि बिहार में सरकार के सामने ये चुनौती है कि पुलिसिंग को कैसे बेहतर बनाए और पब्लिक फ्रेंडली पुलिस बने, लेकिन आपने वो चीज करके दिखा दिया। नहीं, तो मेरा तो बहुत सिंपल है कि जो करता हूँ मन से करता हूँ, और ध्येय वही है कि जब अंत समय आए तो मालिक तेरे बंदे हम ऐसे हों, हमारे कर्म नेकी पर चलें, बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो बिल्कुल जो मिलता है, लगता है जो कर सकते हैं करें, और जो भी सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ करें, उसमें पूरी ऊर्जा लगा दें। 2 ब्लॉग के बारे में मेरे पास जिक्र किया है, साइलेंट पेजेस इंडिया .blogspot.com और स्कॉप इन बिहार।
इन दोनों का मकसद, एक में तो आप बताया जा रहा है कि ऐतिहासिक चीजों के बारे में आप बहुत साइलेंट पेजेस बेसिकली बहुत सारी विरासत ऐसे ही पड़ी है जिसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। तो रोहतास पर भी जब मैं घूमता था तो बड़े देखकर पीड़ा होती थी कि क्यों कोई जानता नहीं है, क्यों हमारी युवा पीढ़ी नहीं जानती। तब मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी और मैंने शुरू उसमें ऐसे जो उपेक्षित स्थल हैं जिसमें प्रेरणा विद्यमान है, प्रेरणा ऐसी है कि पूरे उग्रवाद को समाप्त कर सकती है, लेकिन यदि उसके बारे में जानेंगे नहीं तो फिर कहाँ से होगा। तो उन स्थानों पर जैसे बहुत सारे स्थान हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। गया में थे तो कुर्कीहार बड़ा प्राचीन क्षेत्र था, बोध गया की कहानी लोग नहीं जानते थे। जिन स्थानों पर मैंने भ्रमण किया तो मैंने प्रयास किया उनकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन करूं। दरभंगा गया, तिलकेश्वर स्थान गया जहां पर आदि शंकराचार्य के आने की परंपरा थी, शिलालेख थे। उन चीज़ों के बारे में लोग जानते ही नहीं थे। पूर्णिया गया, सिकलीगढ़ में मैंने रिसर्च किया और उसमें जो भी मैं जगह जाता हूँ, बेगूसराय में जयमंगलागढ़, उसके इतिहास को लोग नहीं जानते थे। आज आप पढ़ेंगे तो उससे बढ़िया इतिहास उसका लिखा हुआ आपको कहीं नहीं मिलेगा। कारण है कि मेरी उसमें पैशन है, पैशनेट अबाउट थिंग्स। तो वो मैंने दिखा। बिहार में जो अनुभव हुए कि एक पुलिस अधिकारी किस प्रकार लोगों से जुड़ता है और जो मन में भावना है कि कुछ करना है, किस प्रकार से करते हैं, क्या चैलेंजेस आती हैं। बगहा में मुझे स्मरण आता है पहली बार 30 दिनों के महीने में 26 रात बाहर सोया था और सोया था दियारे में, पन्नी डाल के नीचे और पन्नी डाल के ऊपर, शीत ना गिरे उस प्रकार से। तो वो आनंद अलग था। सुबह पक्षियों की चहचहाहट सुन के उठते थे। पुलिस की जो जॉब होती है पुलिस ऑफिसर्स की, वो 9 आवर्स की कोई ड्यूटी या 8 आवर्स की ड्यूटी नहीं होती है। कहते हैं कि वो कोई टाइम बाउंड नहीं होता, कुछ भी आपको काम करना पड़ता है। उसमें फिर आप समय कैसे निकालते हैं? आप जो रिलैक्स होते हैं वो नींद लेकर, या फिर वही जो हिस्टोरिकल जगहों पर, हिस्टोरिकल प्लेसेस को जाकर उस तरह से आप रिलैक्स होते हैं? बिल्कुल, जो आपने प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दे दिया। जो आपको अच्छा लगता है वो जो आप करते हैं तो आप अपने आप रिलैक्स होते हैं। नींद की जरूरत नहीं पड़ती। नींद की जरूरत नहीं पड़ती। आपको वो एक पैशन अपने आप बुलाता है, वो आपसे काम कराता है, तो पढ़ते भी हम, लिखते हैं, आनंद आता है। क्योंकि जो लोग देख रहे होंगे वो भी ये सवाल जरूर सोचते होंगे, प्रकाशित हो जाता है ना ब्लॉग, जब कि ब्लॉग लिखना, यूट्यूब के लिए काम करना, ये सारी चीजें इस टफ जॉब के बाद नहीं तो उसमें आनंद आता है। जब आनंद आएगा तो जो चीज सबसे अच्छी लगेगी आप उसके लिए समय निश्चित निकालते हो, चाहे कितनी परिस्थिति हो। अब मैं बिहार के यूथ पर एक बार फिर से आता हूं कि कहते हैं कि बिहार का यूथ भटक गया है, वो रास्ते से भटक गया है। और जैसा कि आपने खुद भी अभी कुछ देर पहले कहा था कि वो बस चाहते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, बस इतना ही है, समाज के लिए कुछ नहीं। बिहार को ट्रैक पर कैसे लाया जाए? क्या सिर्फ एक विकास वैभव ये बदल सकते हैं, या फिर लगता है कि नहीं, बहुत ज्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर कुछ करने की जरूरत है? नहीं, बहुत बड़े पैमाने पर कुछ करने की जरूरत हम लोग तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। जैसे मैंने आपको बताया कि लेट्स इंस्पायर बिहार, एक इस प्रकार से लोगों को प्रेरित करने का अभियान हम लोगों ने शुरू कर दिया है, जिसमें हर युवा तक हम पहुंचना चाहते हैं। पटना में हम लोगों ने हेरिटेज ओलंपियाड कराया, जिसमें पटना में 40 विद्यालयों के जो प्रमुख विद्यालय हैं, सभी अच्छे स्कूल्स हैं, उसके 30,000 विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। लोगों ने प्रश्न के उत्तर दिए जो बिहार के इतिहास पर थे। बिहार का भविष्य कैसा हो इसके बारे में उनकी दृष्टि क्या, उनका विजन क्या, ये सभी लोगों ने लिखा। 240 बच्चों को हम लोगों ने पुरस्कृत किया जिन्होंने अच्छा किया था, और 10 बच्चों को हम लोगों ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया हेरिटेज का, बिहार के हेरिटेज का। ये योजना हम लोग बिहार के हर विद्यालय में करना चाहते हैं, पूरे हर विद्यालय में। दूसरी हम लोग ये करना चाह रहे हैं, अभी हम लोगों ने दिल्ली में जो कार्यक्रम किया है, मेंटर योर स्कूल, हर स्कूल से जो पढ़े हों, कहीं बाहर रहते हो, विदेश में रहते हैं, उनको उस विद्यालय से पुनः जोड़ना चाहते हैं। इसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, और हमारी जो चैप्टर्स हैं अलग अलग जिलों में स्थापित हैं, प्रखंडों में स्थापित हैं, उनके माध्यम से कोऑर्डिनेट करेंगे स्कूल के साथ कि जो लोग अच्छे लोग हैं जुड़ें, स्कूल को अलग अलग प्रकार से सहायता दें। फाइनेंशियली कर सकते हैं, पॉलिसी मेकिंग में कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। शिक्षादान योजना हम लोग चलाना चाह रहे हैं, जिसमें जो बिहारी शिक्षित हैं, बिहार छोड़कर चले गए हैं, जैसा न्यूज़ में भी बहुत लोग हैं जो बिहार से हैं, तो क्या दे सकते हैं अपने जिले को, उनको वापस उनके जिले को हम कनेक्ट करना चाहते हैं। तो इस पर हम लोगों ने कभी चिंतन नहीं किया। हमारी बहुत सारी ऊर्जा, बहुत सारी जो टैलेंट है बाहर चली जाती है, लेकिन चली जाती है, गेट्स लॉस्ट। उसको चैनलाइज करके बिहार में वापस, जैसे उस समय याद कीजिए आचार्य चाणक्य गए, तक्षशिला से पढ़ के आए, लेकिन क्या उन्होंने परिवर्तन कहाँ किया, कहाँ पर योगदान किया? बिहार में किया। तो आज भी बिहार से लोग बाहर जाते हैं, विदेशों तक फैले हैं, उसको हम शक्ति के रूप में देख रहे हैं कि उनका जो सामर्थ्य है, उनका जो टैलेंट है, उसको हम अपने जिले के विकास में किस प्रकार लगाएं। तो लेट्स इंस्पायर बिहार में जो चैप्टर्स हैं, हम लोग कोशिश करें कनेक्ट करने की उन लोगों से जो सक्षम है, उनको जिनको उसकी आवश्यकता है। तो हम लोग नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें लोगों के माध्यम से ही लोगों की सहायता हम कर सकें, और इस रूप में कर सकें कि जो सक्षम है और जो सकारात्मक सोच रखते हैं उनको हम एक कर दें। जैसे कभी हम लोगों ने कहा था ना, आचार्य चाणक्य को सुनते हैं कि समाज की स्थिति दुर्जनों के दुष्कृत्यों से उतनी खराब नहीं होती जितना सज्जनों की निष्क्रियता से होती है। तो उन सज्जनों को हम पुनः निष्क्रिय नहीं देखना चाहते, उनको हम सक्रिय करना चाहते हैं, और चाहते हैं लोग जुड़े इस बिहार को विकसित करने के अभियान में। ठीक है, ये तो चलिए पॉजिटिव बातें तो आपने बताई कि ऐसा हो रहा है, लेकिन मैं कुछ अब सवाल ऐसा उठाने जा रहा हूं जो कि आम लोगों के साथ साथ इस वक्त पॉलिटिकल सर्कल में भी सुर्खियों में बना हुआ है। जैसे बिहार में शराबबंदी, इसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि ये सख्ती से इसको लागू किया जा सकता है या जन जागरूकता से शराबबंदी हो।
क्राइम को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद क्राइम पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर आप फिलहाल बताएं कि ये दोनों चीजें कैसे हैंडल होंगी। देखिए, क्राइम पर तो जैसे मैंने बताया, पुलिस और क्राइम एक प्रोफेशनली पुलिस बहुत सारे टेक्निक्स निकालती रहती है, किस प्रकार की इवॉल्विंग प्रोसेस है। जहाँ जैसा क्राइम उसके हिसाब से पुलिस अपने नए रिएक्शंस बनाती है और चलती है। मेरी भी अपनी एक स्कीम रही है। शराबबंदी एक बड़ा नया अभियान है, बहुत पुनीत अभियान है बिहार सरकार का, जिसमें जो चीज़ कभी आज तक इतिहास में नहीं हुआ वो हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत सख्त कानून बना है ताकि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। पुलिस प्रयास कर रही है। चैलेंजेस हैं, जब भी कोई नया कानून बनता है और इस प्रकार का बनता इतना पुनीत हो जो कभी इतिहास में नहीं हुआ वो हम लोग करना चाह रहे हैं, तो निश्चित कठिनाइयाँ आएंगी। तो अभी संघर्ष चल रहा है, बहुत सारी रिकवरीज हो रही हैं, उसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी जिसमें सबको बताया गया किस प्रकार है। इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, काफी लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है। में क्या लगता है कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट हो पा रही है, वो भी तब जब जागरूकता की भी बात हो रही है, पुलिस की सख्ती की भी बात। अगेन पुलिसिंग इज एन इवॉल्विंग प्रोसेस है ना, जैसे चैलेंजेस जो होंगे उसके साथ पुलिस अपने रिस्पॉन्सेज तय करती है, बनाती है। तो इसमें भी लगभग उसी तरह से जो सरकार भी उसकी समीक्षा नियमित स्तर पर कर रही है और करती है। अब इसमें इवॉल्व कर रहा है, जैसी चीजें चैलेंजेस बनेंगे उसके हिसाब से रिस्पॉन्स भी वैसा आएगा। कुछ ऐसा आइडिया जो आप शेयर करना चाहें, आपको लगता है कि नहीं ये चीज किया जा सकता है शराबबंदी को लेकर, कुछ स्पेशल कुछ है क्या? देखिए, पुलिसिंग की जैसे जहाँ फील्ड में रहा हूँ तो मैंने हमेशा जब जड़ को पकड़ा है तो जड़ को पकड़ता हूँ। तो उस एरिया में कोशिश करता हूँ, एक तो जन जागरूकता, मैंने जैसे कहा लोगों को जगा कर, मेरे सिस्टम में हमेशा मैंने जब प्रयास किया है तो पहले जन जागरूकता और जन जागृति ही उसमें इंपॉर्टेंट रही है। उसी माध्यम से मैं करने का प्रयास करता हूँ। चलिए, एक और आखिरी सवाल जो कि बहुत गंभीर है, महिलाओं की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण को लेकर कुछ खास आप बताना। महिलाएं तो बिहार वो भूमि है जिसने उस प्राचीन काल में जब वेदांत का समय था तो गार्गी वाचक ने भी और मैत्रेयी जैसे महिला विदुषुओं को सभा में संवाद करते पाया था। तो वहाँ की महिलाओं में अगर पिछड़ापन हो तो बड़ी कष्ट की बात है, जो कि भारत में उस समय जिस स्थान में महिलाएं नेतृत्व कर रही थी, तो आज तो अग्रणी होकर पूरे भारत को पथ प्रदर्शित करनी चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हम एक बड़ा कार्यक्रम करना चाह रहे हैं जिसमें बिहार में जन जागरूकता लाई जाए, किस प्रकार से लिंग भेद, विशेष रूप से महिला लिटरेसी, इन चीज़ों पर हम कैसे लोगों का ध्यान केंद्रित कर सकें, शिक्षा में किस प्रकार महिलाओं को हम बढ़ा सकें। और बिहार सरकार की भी जो योजनाएं हैं उसमें बड़े अच्छा काम कर रही हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जैसे पुलिस में आया है तो पुलिस का जो जेंडर सेंसिटाइजेशन था पहले से बहुत अच्छा हो गया है। तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन इसमें अगर समाज उस रूप में जुड़ेगा जो हमने कहा जन जागृति, तो निश्चित उसमें प्रजनन दर कम करना और साथ ही 18 साल से उम्र बढ़ाकर 21 साल करना, ये दोनों कितना इसका योगदान होगा महिलाओं के सशक्तिकरण में? निश्चित होगा, मैं तो यही मानता हूँ। बहुत बढ़िया चीज़ है आपके साथ। जी जी, चलिए, आखिर में कोई संदेश आप बिहार के युवाओं को अपनी तरफ से देना चाहें सर? युवाओं को मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहले परिश्रम करके स्थापित हो जाइए, शॉर्टकट्स पे नहीं जाइए। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ स्टूडियो में बैठने के लिए, चर्चा करने के लिए, और बहुत सारी चीजें अपने युवाओं को बताई है और अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि जिस अभियान में आप मैं बार बार कहता हूं नौकरी से इतर शायद आप ये अभियान चला रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। उस अभियान में आपको कामयाबी मिले और युवाओं को आप जितना आगे ले जाना चाहते हैं उसमें आप कामयाब हो। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार। प्रस्तुतकर्ता केसरी मरहम एवं